हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज़ एफएम के एमसीक्यूज़ पे है और ये सारे एमसीक्यूज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एमसीक्यू सेशन पे ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं कवर की है तो इसकी प्लेलिस्ट से ज़रूर कवर कर लेना और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एज वेल एज हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की है, मॉडर्न अप्रोच की नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट अप टू अ डिग्री ऑफ लीवरेज, राइजेस कॉन्स्टेंटली, नो। अब अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें ना, तो ये एक सर्टेन पॉइंट तक डिक्रीज करता है, देन रिमेन अनचेंज्ड फॉर मॉडरेट इंक्रीज इन लीवरेज, और उसके बाद फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये राइज करता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े थे उसकी बात कर रहा है, तो एक पॉइंट तक ये डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स ऑफ फिनिक्स लिमिटेड आर कोटेड एट इन द मार्केट एट ₹17। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ईयर, यहाँ देखो कह रहा है कि जो डिविडेंड हम एक्सपेक्ट करें, तो ये D1 दिया हुआ है 1.50 और ग्रोथ रेट दी हुई है। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है कि D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट। क्या हमारे पास D1 दिया है? हाँ दिया है 1.50, मार्केट प्राइस पर शेयर भी दिया है 17 और ग्रोथ रेट भी दिया है 8%। तो सीधे सीधे हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, 1.50 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 0.08, क्योंकि परसेंटेज में है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 16.8235%, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप पूछोगे कि मैम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एक बेस्ट मिक्स माना जाता है डिबेंचर्स एंड इक्विटी का। मतलब डिबेंचर्स एंड इक्विटी का ऐसा मिक्स होना चाहिए कि उससे कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो सके और जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। फीचर नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल है, बट सेफ्टी ये इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन एंड टैक्स रेट इज गिवन। तो केडी कैलकुलेट करना भी हम बताए हैं, I1 माइनस टैक्स। आई कितना है? मान लेते हैं कि वैल्यू 100 रुपीज़ है पार वैल्यू, तो ये हो जाएगा 15, 1 माइनस 0.40। फर्दर इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 9%। नेक्स्ट, which of the following is not a feature of an optimal capital structure? The company should take maximum usage of leverage at a minimum cost, ये तो फीचर है। The capital structure should be flexible, flexible भी होना चाहिए। The company should aim at not using excessive debt, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हम डेट एंड इक्विटी के मिक्सचर की बात करते हैं, जिससे हमारे मार्केट की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड हमारी कॉस्ट डिक्रीज होगी। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मिलर एंड मोदी-गिलानी अप्रोच। अब देखो, मिलर एंड मोदी-गिलानी अप्रोच का सबसे पहला जो अजम्पशन है वो है कि टैक्स रेट क्या होना चाहिए? 0%। ठीक है, तो लिखा है देयर आर नो कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स, ये तो करेक्ट है। फिर लिखा है इन्वेस्टर्स आर अज्यूम टू बी रैशनल एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, ये भी करेक्ट है। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये करेक्ट है। दो देयर आर पर्सनल इनकम टैक्स, नो। हम लोग टैक्स रेट क्या मान रहे हैं? 0% मान रहे हैं। और लास्ट अजम्पशन दिया है कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, कि सी इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट, द बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे रिस्क प्रीमियम कह रहा है और वो हमने देखा है कैपम में, RM। ठीक है। नेक्स्ट, according to net operating income approach, the equity capitalization rate remains constant with any increase or decrease in the degree of leverage. The overall capitalization rate of the firm remains constant. The cost of debt remains constant. Capitalization rate भी constant होता है, cost of debt भी constant होता है। कब? net operating income approach में। तो correct answer होगा D. Next, which of the following is a true regarding cost of capital? It is a measure of the return required by all the suppliers of long term finance. Yes, it is equal to IRR of a project अगर प्रोजेक्ट की NPV की ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होगा। इट इज द वेटेड एवरेज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये होता है ना, जैसे हम लोग इक्विटी भी लेते हैं, डेट भी लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी लेते हैं। ठीक है, तो सबका क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज। करेक्ट आंसर होगा डी, कि ये सभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ट्रू है।
While calculating the weighted average cost of capital, market value weights are preferred because हम लोग market value rate क्यों prefer करते हैं? क्यों prefer करते हैं? Book value weights are historical in nature. It is very difficult to estimate book value weights at the time of calculating the weighted average cost. This is in conformity with the definition of cost of capital as the investor's minimum required rate of return. Book value weights fluctuate violently. करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि बुक वैल्यू तो वेट फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बट जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो सब कुछ मार्केट पे बेस्ड होता है। क्लियर? इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? मार्केट वैल्यू। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच प्रॉफिट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो कि टैक्स के बाद होगा, डेप्रीसिएशन के बाद होगा। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट 50,000 है, एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 है, 5 साल के लिए है, कैलकुलेट इज पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड सिंपली कितना हो जाएगा? 50,000 हमारा कॉस्ट है और 20,000 की रिकवरी हर साल हो रही है, तो जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना तो हम 2.5 ईयर में, दैट इज 2.5 ईयर्स में रिकवर कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन शुड ऑलवेज एम एट हैविंग डेट कंपोनेंट इन ऑर्डर टू गेन टैक्स सेविंग्स, gain control over the company, balance the capital structure, increase the earning available for shareholders। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, डिबेंचर्स की वजह से आपकी टैक्स सेविंग तो होती है, ये तो सही है, बट कहीं ना कहीं जो अर्निंग्स अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए वो भी बढ़ती है। क्लियर? क्योंकि अगर आप इनको इंटरेस्ट पे करें तो उतने अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, dash refers to a situation where a firm is not in a position to invest in all profitable projects due to the constraints on availability of funds। फंड्स की कमी की वजह से जब आप सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो इसको हम कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द सप्लायर। कम से कम कितना आपको रिटर्न चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर, जितना आपने लगाया है, जितना आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। The ratio which is obtained by dividing the present value of future cash inflows by the present value of cash outflow, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फॉर्मूला है, सब हमने बताया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ प्रपोजिशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। अ कंपनी हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख और एक्सपेक्ट करें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 12.5%। तो टोटल वैल्यू निकालना है अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच, तो सिंपली क्या लेंगे? ईबीआईटी कैपिटलाइज करना है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कैलकुलेट करने पे फर्म की वैल्यू आएगी 8 लाख। नेक्स्ट, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड व्हेन। अगर ऑप्टिमम की बात करें तो सिंपली क्या होगा कि जब हमारी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, क्योंकि हम वही चाहते हैं ना कि मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज हो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आप ऑब्टेन करोगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको केडी कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? अगेन ट्रेडिशनल अप्रोच की बात क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज विद द यूज ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट मोर और लेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद द यूज ऑफ डेट अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट। करेक्ट आंसर होगा बी। Which of the following is true regarding the measurement of cash inflows and outflows of a project? Depreciation amount should be added to PBT. Depreciation amount should be added to profit after tax। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नॉन कैश आइटम होता है उसको ऐड बैक कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। According to rate or return is a ratio of average values of profit before tax, profit after tax to salvage value, profit before tax, profit after tax to the book value of the investment। Next, which of the following statements regarding IRR, that is internal rate of return, are true? अब अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो ये एक ऐसा रेट है जिस पे प्रोजेक्ट का जो एनपीवी है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है तो IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, किससे ज़्यादा होना चाहिए? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। क्लियर? और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो हम कई सारे मल्टीपल IRRs का कैलकुलेशन करते हैं। तो लिख रहा है प्रोजेक्ट कैन हैव ओनली 1 IRR, नो, ये तो फॉल्स है। इफ IRR इज लेस इन द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो प्रोजेक्ट क्या रिजेक्ट हो जाएगा? हाँ, रिजेक्ट हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल IRR डिपेंडिंग ऑन द कैश फ्लो स्ट्रीम्स, येस। तो इसका ऑप्शन डी भी होगा कि बी एंड सी
दोनों ही करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो इट गिव्स इक्वल वेटेज टू नियर फ्लोज और डिस्टेंस फ्लोज। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द अकाउंटिंग इनकम एंड नॉट कैश फ्लोज। द कट ऑफ ऑफ ARR इज आर्बिट्रली फिक्स। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में आप देखोगे ना तो ये सारे ही ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट NPV। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा ट्रू है? इट कंसिडर ऑल द कैश फ्लोज, येस। इट गिव्स मोर वेटेज टू डिस्टेंस फ्लोज देन टू नियर फ्लोज। इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन IRR द कैश इनफ्लोज आर अज्यूम टू बी री इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। आप री इन्वेस्ट किस रेट पे करते हो? IRR रेट पे ही करते हो, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉर अ प्रोजेक्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1, देन अगर आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू 1 है ना, तो जो NPV है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, वो किसके बराबर होगा? कॉस्ट के। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि IRR विल बी इक्वल टू डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक फॉर अप्रेजिंग अ प्रोजेक्ट। अब नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक की बात करें तो एक तो है पे बैक पीरियड और एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे पास बी ऑप्शन दिया है, पे बैक पीरियड, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इज 4.50 एंड इनिशियल आउटले कितना है? 3.75 करोर्स, तो नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कितना होगा? सीधे सीधे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रपोज्ड टोटल कैश बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय द प्रपोज्ड टोटल कैश कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेनिफिट कितना है? 4.50 एंड आउटले कितना है? 3.75। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.83, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ कैपिटल डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, बट संक कॉस्ट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो पास में इनकर होता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। इफ NPV फॉर अ प्रोजेक्ट इज नेगेटिव, अगर NPV नेगेटिव है तो IRR क्या होगा? लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हमारे पास नेट कैश फ्लोज दिया है प्रोजेक्ट का और उनकी प्रेजेंट वैल्यूज दी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको NPV कैलकुलेट करना है। अब NPV तो सिंपल है ना कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लो। देखो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इन चारों को टोटल करना है। तो इन चारों को टोटल करके वैल्यू आएगी 16,766 माइनस 12,500 और इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 4266। नेक्स्ट, हायर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ फर्म इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर रिस्क ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपनीज कैपिटलाइजेशन, इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। द इंटायर आइटम्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये किसने सजेस्ट किया था? ड्यूरेंट, डेविड ड्यूरेंट, करेक्ट आंसर होगा बी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू अप्रोच डिक्रीजेज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, फिर अनचेंज्ड रहता है और उसके बाद इंक्रीज करता है। तो ये बेसिकली क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच, और यही ऊपर बताए भी थे। अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच, टू आइडेंटिकल फर्म्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव डिफरेंट मार्केट वैल्यूज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? ड्यू टू लीवरेज, ड्यू टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस। इफ फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, फाइनेंस इज सूटेबल। अगर मान लो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए चाहिए तो किस तरीके से फाइनेंस करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ डेट। नेक्स्ट, इफ फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस और जर्नल डेवलपमेंट ऑन परमानेंट बेसिस, तो फिर हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश मेथड इट इज अज्यूम दैट ईच ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज इमीडिएटली री इन्वेस्टेड इन अनदर प्रोजेक्ट, और ऐसा कहा होता है टर्मिनल वैल्यू मेथड में। When the cost of project differs significantly with method of capital budgeting, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? NPV, IRR, payback method, profitability index method यूज़ करते हैं। Next, to judge the comparative risk of projects having same cost, cost क्या है? सेम है और NPV डिफरेंट है, तो हम लोग जनरली मेथड यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड। Under which method more than one forecast of the future cash inflow is
दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली आर मेड। ऐसा हम करते हैं सेंसिटिविटी टेक्निक में। डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट डिसीजन एंड फ्यूचर इवेंट्स। ये क्या है? डिसीजन ट्री एनालिसिस। नेक्स्ट, द रिटर्न आफ्टर द पे ऑफ पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड। पे ऑफ पीरियड के बाद का जो रिटर्न है वो हम कंसिडर नहीं करते पे बैक मेथड में। द कैश इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशंस आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन री इन्वेस्टेड एट द कट ऑफ rate in case of NPV. The cost of each component of capital is known as, अब cost, हर एक component का cost क्या कहलाता है? Specific cost, और total में वो कहलाता है weighted average cost of capital. And last is dash refers to the EBIT level at which EPS remains same irrespective of the debt equity mix. Debt equity mix को नहीं consider करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि EBIT EPS दोनों हर level पे constant रहेगा। ऐसा होता है point of indifference पे। तो इसमें मैक्सिमम ऐसे टॉपिक्स है जिस पे हमने अपने डिस्कशन सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास देख लेना। ऑलमोस्ट 5 या 6 क्लासेस हैं जहाँ पे हमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एफएम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।